हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे एचएससी से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एचएससी में जो है प्रीवियस पेपर्स जो हुए हैं उनमें पूछे गए हैं। ओके, क्योंकि आप सभी को पता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है रिपीट होके ही आते हैं, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम जो है एग्ज़ाम से पहले जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं प्रीवियस वो सारे जो हैं कवर कर लें। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही शेयर भी कर दीजिए वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं जुड़ सकें। चलिए देखिए, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन वन जीन interferes with the expression of another। क्या कहा है? जब एक जीन दूसरे की अभिव्यक्ति में हस्तक्षेप करता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एपिस्टेसिस, मल्टीपल एलील इनहेरिटेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या को डोमिनेंट एलीलिस। ओके, तो जब एक जीन दूसरे की अभिव्यक्ति में हस्तक्षेप करता है तो इसको बोला जाता है एपिस्टेसिस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा एपिस्टेसिस। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ आरएनए। इनमें से जो आरएनए का टाइप है वो बताना है कौन सा है? एमआरएनए, केआरएनए, आईआरएनए या फिर नन ऑफ दीज। आरएनए का मतलब क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जो किससे बनता है? राइबोज शुगर फॉस्फेट, बाकी जैसे एडेनिन, ग्वानिन, किस्टोनिन, यूरेसिल, इन सब चीज़ों से जो है मिलकर ये बनता है। ओके, तो ये अलग अलग टाइप का होता है, जैसे एमआरएनए होता है। ठीक है, एमआरएनए होता है, तो राइट आंसर इसका एमआरएनए हो जाएगा। एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, और इसके अलावा और भी इसके टाइप होते हैं, जैसे आरएनए होता है, आरएनए। आरएनए का मतलब क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ओके, इसके अलावा टीआरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, एसएन भी होता है एक, जहाँ पे लग जाता है ये स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। रेगुलेटरी आरएनए होता है, तो इसमें सिर्फ जो है सिर्फ एमआरएनए इसका टाइप हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 2 men with weight in the ratio 4:3 run up a staircase in time in the ratio 12:1 the ratio of power of the first to that of second is। 2 व्यक्ति हैं जिनका भार 4:3 के अनुपात में एक सीढ़ी को दौड़कर 12:11 के अनुपात के समय में वो चढ़ते हैं, तो एक से दूसरे की शक्ति का जो है अनुपात बताना है। ओके, देखिए किस तरीके से होगा। देखिए इसमें अब क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर अगर आप वेट का रेशो देख सकते हैं, यानी कि आप इसको क्या बोल सकते हैं? W1 W2 आप बोल सकते हैं इसको 4/3। ठीक है, इसी तरीके से टाइम का रेशो दिया गया है, टाइम का रेशो, तो इसको आप T1 T2 करके कर सकते हैं। ठीक है, 12 और 11। अब इससे शक्ति का अनुपात पूछा है। ठीक है, हमें पता है पावर किसके बराबर होती है? कार्य यानी कि वर्क बाय टाइम के बराबर होता है। ठीक है, वर्क को जो है हम कैसे लिख सकते हैं? mgh/t लिख सकते हैं, तो पावर इक्वल टू mgh/t हो जाएगी। और mg जो होता है ये किसके बराबर होता है? वर्क के बराबर होता है, तो W इक्वल टू mg। ठीक है, ये आ जाएगा। H देखिए जो था वो दोनों में सेम रहेगा आवर का, तो इसमें क्या करेंगे? हमारा P जो है यहाँ से क्या आ जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसके? W/T के। तो इसको किस तरीके से लिखा जाएगा? P जो है, जो पावर है, इसको मैं 2 उसमें ले लेती हूँ, P1/P2 इक्वल टू W1/W2 इंटू T2/T1। ठीक है, क्योंकि वो बदल जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मतलब जो भी आपका इधर बनेगा वेट, उसके जो टाइम आएगा वो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इनवर्सली हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, ओके। इसमें जो ये H रहेगा ये दोनों में सेम रहेगा, इसीलिए जो है हमने इसको कट कर दिया है। ठीक, तो यहाँ पे P1 P2 आ जाएगा। P1 P2 का जो रेशियो रहेगा वो देखिए कितना आएगा?
P1 P2 जो है हमें निकालना है, तो इसको छोड़ देते हैं। W1 WT आप लिख सकते हैं। W1 और WT का रहेगा 4 और 3 का, ठीक है, और T2/T1 हो जाएगा, यानी कि 11/12 हो जाएगा। तो ये 11/12 होगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 11 चौक 44, 12 तिये 36, ठीक है। इसको कट करेंगे तो ये 22, 18, 11 और 9। तो रेशो कितना आ जाएगा P1 P2 का? 11:9 जो है इसका राइट आंसर होगा, मीन्स 11/9। फर्स्ट ऑप्शन जो है सही रहेगा, ठीक है। तो जो दिया गया था जस्ट उसको लिखा है। P जो है ये कार्य बाय मतलब वर्क बाय टाइम होता है, तो वर्क को हमने mgh की फॉर्म में लिखा है यहाँ पे, ओके। W जो होता है ये mg के बराबर आ जाएगा, देन उसको यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे T1/T2 था, तो इसको हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया इन्वर्स में। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जब होगा तो T2/T1 हो जाएगा, देन ये किया है, तो 11/9 जो है यहाँ पे निकलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, संगत साहिब गुरुद्वारा इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। हमसे पूछा है संगत साहिब गुरुद्वारा जो है हरियाणा में, हरियाणा के किस जिले में है गुरु संगत साहिब गुरुद्वारा? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये है पानीपत में, ठीक है। संगत साहिब गुरुद्वारा है पानीपत में। देखिए यहाँ पे पानीपत नहीं, अम्बाड़ा जो है सही होगा, ठीक है। वैसे अगर हम गूगल करेंगे तो वहाँ पे आपको गुरु संगत साहिब गुरुद्वारा जो है वो पानीपत भी जो है दिखा रहा है, बट आंसर की में जो माना गया वो अम्बाड़ा माना गया है, ठीक है। तो मे बी अलग अलग हो, बट गुरु संगत साहिब जो गुरुद्वारा है ये पानीपत में भी जो है शो कर रहा है कि ये पानीपत में भी है, बट आंसर ये माना गया था। तो आप ये लगा के आइएगा अगर क्वेश्चन आता है तो संगत साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है, ओके। तो अम्बाड़ा जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपको पता है अम्बाड़ा में और कौन सा है? मंजी साहिब गुरुद्वारा है, ठीक है। मंजी साहिब गुरुद्वारा भी जो है बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है, तो ये भी कहाँ पर हो जाएगा? अम्बाड़ा में हो जाएगा, ठीक है। इसके हाँ ये ठीक है। चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश बस कैरीज द एड्रेस लोकेशन ऑफ द डाटा इंस्ट्रक्शन। तो कौन सी बस है जो कैरी करती है क्या? एड्रेस लोकेशन ऑफ द डाटा। डाटा बस, एड्रेस बस या कंट्रोल बस। देखिए 3 तरीके की ही बस होती हैं। अगर मैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर में अगर बात करूं तो 3 तरीके की बस होती हैं, डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। डाटा बस का काम क्या है? डाटा को कैरी करना, मतलब डाटा को लेके जाना, ठीक है। ये डाटा से रिलेटेड हो जाएगा। एड्रेस का उसकी लोकेशन से रिलेटेड होगा, और कंट्रोल का काम क्या है? उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का है। तो यहाँ पे बात एड्रेस लोकेशन की हो रही है, तो एड्रेस बस जो है ये कैरी करेगी, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एड्रेस बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा शेयर इट्स बाउंड्री विद राजस्थान। हरियाणा के कौन से जिले की सीमा राजस्थान से जुड़ी है? देखिए राजस्थान और करनाल का तो कोई लेना देना ही नहीं है। करनाल का नहीं तो अम्बाड़ा का भी नहीं होगा, ठीक है, ना यमुनानगर का होगा। बचा कौन? महेंद्रगढ़, तो महेंद्रगढ़ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो तो आपको देखिए पता है, राजस्थान इधर नीचे की तरफ दक्षिण या पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में लगता है, और करनाल, अम्बाड़ा और यमुनानगर ये उत्तर की साइड हो जाते, तो इनका कोई लेना देना ही नहीं इससे। तो महेंद्रगढ़ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीज इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? महेंद्रगढ़, हिसार, करनाल और गुरुग्राम। तो मैग्नीज जो है कहाँ पर मीन्स अगर आप हरियाणा में खनिजों की बात भी करेंगे तो सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ पर पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ में ही पाए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन महेंद्रगढ़ यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द प्स्यूडो पेरेन्काइमेटस एग्रीगेशन ऑफ हाइफे एम्बेडेड इन एन एक्स्ट्रा सेलुलर ग्लूकन मैट्रिक्स। ओके, मे बी ये जिस भी सब्जेक्ट का पेपर था उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन है, बट आप ने देखा कि एचएससी जो है क्या, अगर मैं पेपर की बात करूं तो एचएससी ने क्या किया है, बेशक किसी और सब्जेक्ट का है, उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन उठाकर भी जो है और पेपर में डाले हुए हैं। तो मे भी कर लीजिए, क्योंकि कुछ नहीं पता है, पेपर जो भी बना रहा है वो कोई भी क्वेश्चन डाल सकता है, फिर वो ये चेक नहीं करता है कि ये सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है या नहीं। ओके, तो ये साइंस के क्वेश्चन समझ के मे भी इन क्वेश्चंस को भी जो है वो डाल सकता है, तो आप इनको पढ़ के जाइएगा। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा स्केलेरोटिया, ठीक है, स्केलेरोटिया। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा।
चलिए ये, हाँ ये पूछा जा सकता है, ये आपने कलर के एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा होगा, वहीं से इस क्वेश्चन को उठाया गया है। डैश सीरीज ऑफ लाइंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अपीयर इन विजिबल रीजन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में रेखाओं की जो श्रृंखला होती है वो किस दृश्य क्षेत्र में उभरती है? क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे बामर सीरीज, सी ऑप्शन बामर सीरीज जो है राइट होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स बर्ड्स एंड प्लांट्स। कौन सा अधिनियम वन्य जीव पक्षी और पौधों की सुरक्षा के लिए प्रावधान करता है? तो कौन सा हो जाएगा? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ही हो जाएगा। ठीक है, एनजीटी नहीं होगा, एनईएपी भी नहीं होगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ही है जो वन्य जीव की सुरक्षा के लिए प्रदान किया जाता है। कब आया था? 1972 में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द क्वेश्चन मार्क। ओके, यहाँ के लिए हमें फाइंड आउट करना है क्या आएगा। यहाँ पे दिए हैं 18, 12 और 11, 22, 36, 24, देन ये दिया गया है। देखिए अब क्या बन सकता है, देखिए क्या किया गया इसमें। ठीक है, देखिए पहले इसको और इसका रिलेशन देखते हैं। इसमें हर एक नंबर का कोई मल्टीपल मिलेगा। जैसे 18 लिया, 18 दूनी 36, ठीक है 2 से किया, 11 दूनी 22, ये भी 2 से मल्टीप्लाई किया, और 12 दूनी 24, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें भी हमें यही करना है, दूसरे का तीसरे से यही करना है, मल्टीप्लाई करते जाना है 2 से। ओके, देखिए अब 22 गुना 2 क्या होता है? 22 गुना 2 44 होता है, तो 44 यहाँ आ गया। 24 दूनी क्या होता है? 48, 48 इसमें कहीं भी नहीं है। 36 गुना 2 क्या होता है? 72, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 48 जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा 48। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे 48 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वॉज ब्रॉट टू इंडिया बाय। क्या कहा गया है? भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया था? अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रेंच या डच? देखिए भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने की जो शुरुआत थी ये किसने की थी? पुर्तगालियों ने की थी। ठीक है, भारत में जैसे ही यूरोपियन आए, ठीक है, उनके प्रवेश के साथ ही जो थी समाचार पत्रों की शुरुआत होती है, और भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय पुर्तगालियों को ही जाता है। गोवा में जो है 1557 में जो कुछ ईसाई पादरी थे उन्होंने एक पुस्तक भी छापी थी, और जो भारत में मुद्रित होने वाली पहली किताब थी। फिर भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पूछी जा सकती है किसने की थी? तो 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो थी सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी 1684 में भारत में। ठीक है, वैसे श्रेय किसको दिया जाता है? पुर्तगालियों को जो है दिया जाता है। यहीं से एक और क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले कहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई थी? तो याद रखिएगा चीन से जो थी शुरुआत हुई थी इसकी प्रिंटिंग प्रेस की। चीन से ये कहाँ पर पहुँचा था? यूरोप पहुँचा था। ओके, और उसके बाद जो था ये इधर भारत में आया था। ठीक है, और भारत का जो पहला प्रिंटिंग प्रेस जो पुर्तगाली लेके आए थे 1557 में, ये सेंट पॉल कॉलेज गोवा में जो था स्थापित किया गया था। ठीक, वैसे अगर बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की तो 1684 में जो थी पहली जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो स्थापित की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन ए गोल्ड मेडल इन द कॉमनवेल्थ गेम? मतलब कॉमनवेल्थ खेलों में एक स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये हमने अभी 1-2 मॉक टेस्ट जब किए हैं तो उन पेपर में भी जो क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो देखिए कौन था जिसने सबसे पहले स्वर्ण पदक जीता था कॉमनवेल्थ गेमों में? तो वो था लीलाराम सांगवान। तो बी ऑप्शन लीलाराम सांगवान जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 14 का बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वह कौन सी स्थिति है जिसमें त्वचा, बाल और आंखों में रंजकता की कमी हो जाती है? व्हाट इज द कंडीशन इन विच लैक ऑफ पिगमेंटेशन इन स्किन, हेयर एंड आईज टेक्स प्लेस? एल्बिनिज्म, सिकल सेल एनीमिया, फेनिल केटोनूरिया या टे सैक डिजीज़? तो किस में होता है जिसमें रंजकता की कमी आ जाती है? तो ये होती है एल्बिनिज्म। फर्स्ट ऑप्शन एल्बिनिज्म जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है द ट्रैक आर नंबर्ड फ्रॉम द डैश स्टार्टिंग विद जीरो। ट्रैक्स को संख्या दी जाती है जो जीरो से प्रारंभ होती है। मध्य वृत्त से सबसे बाहर की ओर, सबसे बाहरी वृत्त से मध्य की ओर, सबसे भीतरी वृत्त से बाहर की ओर या सबसे बाहरी वृत्त से सबसे भीतर की ओर। तो किस तरीके से नंबर रखा जाता है ट्रैक्स में? तो राइट आंसर हो जाएगा सबसे बाहरी वृत्त से सबसे भीतर वृत्त की ओर चलता है। ठीक है, जो भी मतलब ट्रैक्स होते हैं सबसे बाहर से अंदर की तरफ जो है वो आता है। तो आउटर मोस्ट सर्कल टू द इनर मोस्ट जो है यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर बोर्न इन हरियाणा टू सिक्योर वर्ल्ड नंबर 1 स्पॉट इन बैडमिंटन इन द ईयर 2015। साइना नेहवाल, पीवी संधू, पी गोपीचंद और या पी कश्यप। तो देखिए हरियाणा में जो है जन्म हुआ है इनका। ठीक है, तो कौन है? पीवी संधू नहीं, कश्यप नहीं, गोपीचंद नहीं। कौन है? साइना नेहवाल है जिनका जन्म हरियाणा में हुआ है और इन्हें ही जो है 2015 में बैडमिंटन में विश्व का पहला स्थान जो था प्राप्त हुआ था। तो साइना नेहवाल जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए साइना नेहवाल से पहले इनसे पहले वाले मॉक टेस्ट में हमने एक और क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें पूछा गया था कि साइना नेहवाल ने लंदन ओलंपिक में जो है कौन कांस्य पदक जीता था। ये कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, कि कौन से ओलंपिक में था हुआ था वो। तो 2012 के लंदन ओलंपिक में जो है साइना नेहवाल ने क्या जीता था? कांस्य पदक। और ऐसा करने वाली ये बैडमिंटन की पहली खिलाड़ी थी। ठीक है, तो याद रखिए 2012 में जो ओलंपिक हुए थे लंदन में हुए थे और कांस्य पदक साइना नेहवाल ने जीता था। फिर ये हरियाणा में ये कहाँ से बिलोंग करती? तो हरियाणा के हिसार ज़िले से जो है ये बिलोंग करती हैं। तो हरियाणा के हिसार से जो है राइट आंसर इसका होगा। ओके, ठीक है, चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है विच केमिकल यूज्ड टू इनएक्टिव द अप्लाइड हर्बिसाइड्स। प्रयुक्त शाकनाशी को निष्क्रिय करने के लिए किस रसायन का जो है प्रयोग किया जाता है? तो किसका यूज़ किया जाता है? राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे 18 का वो होगा एंटीडॉट्स का। ठीक है, तो एंटीडॉट्स करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट, 19th क्वेश्चन। ओके 20। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली हरियाणा की प्रथम खिलाड़ी कौन थी? ये भी हम पहले ही कर चुके हैं। तो ये 2 से 3 शिफ्टों में ये क्वेश्चन जो था, शिफ्टों में नहीं 2 से 3 अलग अलग जो एग्ज़ाम हुए 2021 में, उसमें जो थे क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीट हुए हैं। तो पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली हरियाणा की जो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी वो कौन बनी थी? दीपा मलिक बनी थी। कहाँ से बिलोंग करती हैं? भैंसवाल, सोनीपत, हरियाणा से ये बिलोंग करती हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 20 का हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है रीजनिंग का क्वेश्चन है मिस्टर दाभोलकर स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस। अपने घर से शुरू करते हैं और 14 किलोमीटर कहाँ जा रहे हैं? उत्तर की तरफ जो है गए हैं। उसके बाद वह बाएं मुड़े और 30 किलोमीटर का जो है सफ़र तय किया है। फिर वह दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर, अब यहाँ से दाएं मुड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। दाएं मुड़े और 2 किलोमीटर, फिर से दाएं मुड़े और 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर यहाँ पे, 24 अभी इसमें है बाकी। अंत में 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर। 9 किलोमीटर देखिए, 2 तो ये हो गया और 7 ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे आ गए अभी, ये 7 है, ये 2 है और ये पूरा 30 था और ये 6 था, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और अंत में ओके, अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान, ये अंतिम स्थान है। ओके सॉरी, ये अंतिम है और ये प्रारंभिक है, तो ये वाली दूरी हमें निकालनी है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब ये 7 बचेगा और ये कितना हो जाएगा? 30 में से 6 अगर हम माइनस करेंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है,
तो 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, कितना आया 625। तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ये जो दूरी आएगी कितनी आएगी 25 किलोमीटर, और किस दिशा में हो जाएगी, दक्षिण पूर्व दिशा में हो जाएगी। तो सी ऑप्शन 25 किलोमीटर दक्षिण पूर्व इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हुए एक व्यक्ति 6 घंटों में एक दूरी तय करता है। किस गति से यात्रा करने पर वह उसी दूरी को 5 घंटों में तय कर लेगा। तो पहले हमें दूरी पता होनी चाहिए, तो अभी सिर्फ हम इतना क्वेश्चन करेंगे ये कि 6 घंटों में दूरी तय करता है, सिर्फ इन 2 लाइन को। हमें पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड क्या होती है, जिसमें किलोमीटर पर लगा हो, वो हो जाएगी हमारी स्पीड। तो यहाँ पे 45 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस हमें पता नहीं है, टाइम हमारा 6 घंटे, तो डिस्टेंस कितना आ गया 45 × 6 आ गया। कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये भी घंटे में, ये भी घंटे में। तो डिस्टेंस हो जाएगा 6 × 5 = 30, 3 × 6 = 24, 25 × 26 = 27, 270 किलोमीटर। अब इसी दूरी को 5 घंटे में तय करने पर टाइम बताना है, सॉरी स्पीड बतानी है। 270/5 यहाँ से स्पीड निकल जाएगी, 5 × 5 = 25 और 5 × 4 = 20, तो 54 किलोमीटर पर आवर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 21 का फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है। व्हाट इज द डायग्राम ऑफ फैमिली रिलेशनशिप दैट यूजेस सिंबल टू रिप्रेजेंट पीपल एंड लाइंस टू रिप्रेजेंट जेनेटिक रिलेशन। पारिवारिक संबंध का वह आरेख क्या है जो लोगों को दर्शाने के लिए प्रतीकों का उपयोग करता है और आनुवंशिक जानकारी को दर्शाने के लिए रेखाओं का उपयोग करता है। क्या हो जाएगा, वंशावली, जीन, एलील या गुणसूत्र। तो इसको बोला जाएगा वंशावली, पेडिग्री। फर्स्ट ऑप्शन पेडिग्री जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है। इफ स्टूडियो इज कोडेड एज दिस देन हाउ डू यू द वर्ड कैमरा। स्टूडियो में देखिए किस तरीके से किया गया, एस यहाँ पे पीछे लगा दिया गया है, फिर टी, फिर यू, फिर डी, फिर आई ओ, यानी कि पलट के लिख दिया गया। तो कैमरे को भी जो है हम जिस ऐसे लिखेंगे AREMAC। तो ARE देखिए किस में आया है, इसी में आया है, तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। डैश वॉज नॉट द गवर्नर ऑफ हरियाणा। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे। GD तापसे, धर्मवीर, महावीर प्रसाद, ओम प्रकाश चौटाला। तो धर्मवीर तो देखिए पहले ही राज्यपाल थे, ठीक है, और महावीर प्रसाद भी बने और GD तापसे भी बने। ओम प्रकाश चौटाला नहीं बने क्योंकि ये क्या थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे 5 टाइम। राज्यपाल ये एक बार भी नहीं बने थे, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ओम प्रकाश चौटाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है। What type of tillage done during non-cropped season? गैर फसली मौसम के दौरान किस प्रकार की जुताई की जाती है। ऑन सीजन जुताई, ऑफ सीजन, विशेष प्रकार की जुताई या गैर विशेष प्रकार की जुताई। तो देखिए गैर फसली मौसम कौन सा, नॉन क्रॉप्ड सीजन के टाइम पे कैसी जो है वो की जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑफ सीजन टिलेज। ठीक है, ऑफ सीजन जुताई। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। द ईस्ट पंजाब हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर वॉज एस्टैब्लिश्ड एट डैश ऑन 15 अगस्त 1947। तो ये हमने अभी स्टैटिक जीके में हमारा टॉपिक यही हुआ है। इससे पहले तो हमने पढ़ा था पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय की जो स्थापना थी 15 अगस्त 1947 को कहाँ कर दी गई थी, शिमला में, क्योंकि लाहौर में हुई थी पहले, और जब भारत आज़ाद हुआ तो कहाँ पर कर दी गई थी, वापस से शिमला में कर दी गई थी। तो बी ऑप्शन शिमला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, चलिए व्हाट इज द मेथड ऑफ प्लेसिंग ऑफ सीड्स इन ए होल और पिट मेड एट ए प्री डिटरमाइंड स्पेसिंग एंड डेप्थ। पूर्व निर्धारित दूरी और गहराई पर बने गड्ढे या छिद्र में बीज डालने की जो विधि होती है इसको क्या कहा जाता है। डिबलिंग, ड्रिलिंग, रोपण या प्रत्यारोपण। तो इसको बोला जाता है डिबलिंग। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, डिबलिंग बोलेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है। हरियाणा के किस जिले में उच्चतम सड़क घनत्व है। उच्चतम सड़क घनत्व झज्जर, अम्बाड़ा, पंचकुला या कैथल। तो उच्चतम सड़क घनत्व है कहाँ पर, अम्बाड़ा में। तो बी ऑप्शन अम्बाड़ा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल टाइप ऑफ टिलेज डन व्हेन द सोयल इज इन ए सैचुरेटेड कंडीशन। स्ट्रिप टिलेज, क्लीन टिलेज, रिज या वेट। जब मिट्टी संतृप्त स्थिति में होती है तो कौन सी विशेष प्रकार की जुताई की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वेट टिलेज, गीली जुताई जो है की जाती है। ठीक है,
चलिए जी अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी वॉज कंस्टिट्यूटेड अंडर हुड्डा एक्ट। कब जो थी इसकी स्थापना की गई थी? हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का निर्माण हुड्डा अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा अधिनियम 1977 के अंतर्गत, 1977 यहाँ पे करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। ओके, इसमें से बताना है कि किस में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक या प्रोकैरियो यूकैरियो, मीन्स दोनों में। तो अब देखिए किस में होता है न्यूक्लियस। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर भी पूछ लिया जाता है, कई बार ये क्वेश्चन देते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या होता है। तो इसमें एक ही डिफरेंस होता है जो मेन होता है, वो होता है न्यूक्लियस का प्रेजेंट होना और ना होना। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, तो ये इन दोनों का मेन डिफरेंस होता है। यहाँ पे पूछा गया कि न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल, तो किस में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस? यूकैरियोटिक सेल में होता है, तो यूकैरियोटिक सेल सही हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होता है, यूकैरियोटिक में होता है, तो इसीलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट है, हरियाणा के कौन से नगर को स्वर्णिम नगर कहा जाता है? क्या कहा जाता है? गोल्डन सिटी कहा जाता है। तो किस नगर को कहा जाता है गोल्डन सिटी? इस सोनीपत को कहा जाता है। सोनप्रस्थ के नाम से जाना जाता था इसको पहले, सोनप्रस्थ। ओके, तो स्वर्णिम नगर जो है सोनीपत को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। ओके, नेक्स्ट है द डैश ऑपरेटिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड ए GUI थ्रू विच द यूजर कैन इजीली नेविगेट एंड इंटरेक्ट। मल्टी यूजर, सिंगल यूजर, रियल टाइम, इंटरेक्टिव। मतलब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो GUI देता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब क्या है कि हम इजीली जो है काम उस पर कर पाते हैं। ठीक है, आसानी से चीज़ों को कर पाते हैं, तो वो होता है GUI इंटरफेस। तो ये किस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है ये पूछा गया इसमें। तो ये होता है इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ना सिंगल यूजर ना मल्टी यूजर, रियल टाइम, इंटरैक्टिव यूजर में होगा ये। ओके, इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम में। चलिए अगला देखिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज वाइडली यूज्ड इन। देखिए क्वेश्चन है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज वाइडली यूज्ड इन। चेन रिएक्शन जो है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये कहाँ पर यूज़ की जाती है? मॉलिक्यूलर क्लोनिंग, पैथोजन डिटेक्शन, म्यूटाजेनिस या ऑल दी अबव। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑल दी अबव, इन सभी के लिए। ठीक है, ऑल दी अबव सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर चुनना है यहाँ पे 3, 4, 12, 39, 103 एंड मल्टीपल यहाँ पे बताना क्या आएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि एकदम से नंबर्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। 3 से 4 हुआ, 4 से 12, 12 से 39, 39 से 103। तो ऑब्वियस यहाँ पे मल्टीप्लाई का कुछ रूल जो है लगा होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या रूल जो है लगा है। वेट, सॉरी, एक सेकेंड। अरे कोई देखिए किस तरीके से किया गया है। 3, 4, 12, 39, 103 और स्टार। तो इसमें देखिए 1 का डिफरेंस है, इसमें 8 का, इसमें 27 का, इसमें 64 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 का स्क्वायर, ओके, 1 का क्यूब ले लीजिए, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो अगला हो जाएगा 5 का क्यूब। 5 का क्यूब 125।
तो 103 में 125 ऐड कर दीजिए, 5 और 3 8, 2 228। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका 228 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंजर्वेटिव फोर्स, इनमें से जो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है वो हमें बताना है। तो देखिए कौन सा जो है राइट आंसर इसमें होगा। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, संरक्षक बल होता है, बिल्कुल होता है। दो आवेशों के बीच विद्युत स्थैतिक बल भी होता है और चुंबकीय बल भी होता है। तो जो संरक्षक बल कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता है वो होता है फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि घर्षण बल। तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर चूजन इन ए वोवल इज। ओके, प्रोबेबिलिटी में से कुछ वर्ड्स हमें चुनने हैं और उसमें से वोवल होने की कितनी संभावना है ये हमें बताना है। तो पहले तो हमें टोटल वर्ड्स जो है यहाँ पे काउंट कर लेने हैं कि प्रोबेबिलिटी में टोटल वर्ड्स कितने हैं। तो काउंट कीजिए, देखिए PRO 3 हो जाएंगे, BAB 6, ILITTY 6 और 5 11। तो टोटल केस नंबर, जितने भी टोटल केस बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ केसेस, उसको हम नीचे की तरफ लिखेंगे, ये हो जाएंगे। अब इनमें से हमें स्वर होने की संभावना, तो इसमें से स्वर देखिए कितने हैं। O है, A है, I जो है 2 टाइम आया है। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, O हो जाएगा, A हो जाएगा, I हो जाएगा, I हो जाएगा। तो टोटल तो 4 वोवल बन रहे हैं इसमें से। तो यहाँ से स्वर होने की संभावना कितनी निकल जाएगी, 4/11। जितने होंगे उतने ही रखने हैं, बेशक ये आई सेम है बट आपको रखना पड़ेगा। तो 4/11 यहाँ पे करेक्ट इसका होगा। तो C ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 38। हाउ मेनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस, कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46, 10, 30 या 80। मनुष्य में कितने गुण सूत्र मौजूद होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 46। ठीक है, 46 यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। इन हाउ मेनी वे कैन ए टीम ऑफ 4 बी सिलेक्टेड फ्रॉम 8 प्लेयर्स, कितने तरीकों से जो है 8 खिलाड़ियों में से 4 की एक टीम जो है चुनी जा सकती है जब एक खिलाड़ी को सदैव बाहर रखा जाए। तो वही परमुटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ पे लगेगा। देखिए कैसे होगा, देखिए किस तरीके से होगा। ये क्या कह रहा है, सिलेक्ट करनी है कितनी, 4 की टीम सिलेक्ट करनी है 8 प्लेयर्स में से। ठीक है, तो टोटल जो होंगे हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन के लिए हम C लगाएंगे और 4, यानी कि 8 में से कितने सिलेक्ट करने हैं, 4 सिलेक्ट करने हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है कि 1 प्लेयर इज ऑलवेज, हर एक प्लेयर को हमें हमेशा बाहर रखना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली हम 7 प्लेयर में से चूज़ करेंगे, तो 7C3 हो जाएगा। तो इस पर अप्लाई करते हैं हम, तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा 7 - 3 यानी कि 4 फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल, ऐसे कैसे रहेगा। इसको सोल्व करेंगे तो 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, और 3 को ओपन करेंगे तो 3 × 2 × 1। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 से 2 जाएगा, तो 35 जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी कि इसने पूछा था कितने तरीकों से, तो 35 तरीकों से। B ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा 35। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन विच ईयर राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। राजीव गांधी थर्मल पावर योजना को जो है कब अधिकृत किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2010 में। ठीक है, D ऑप्शन 2010 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच टेक्निक दैट सेपरेट मोलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। कौन सी तकनीक है जो अणुओं को उनके आकार के आधार पर अलग करती है। तो इसको बोला जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी कि जेल विद्युत संचलन के द्वारा जो है अणुओं को उनके आकार से अलग करती है। ठीक है, तो D ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। द फर्स्ट समिट ऑफ सार्क वॉज हेल्ड इन, सार्क का पहला सम्मेलन, बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता है। सार्क का जो सबसे पहला सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, ढाका में हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ढाका जो है सही हो जाएगा। यहाँ पे अब आपसे सार्क की जो है फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है, साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, रीजनल कॉरपोरेशन।
फेडरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म जो है होती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। कहाँ पर? ढाका, बांग्लादेश में। तो पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ढाका में हुआ था। इसमें जो है पहले 7 कंट्रीज़ थी और अभी 8 हैं। जो लास्ट कंट्री इसमें ऐड हुई थी वो कौन सी थी? अफगानिस्तान थी। कब ऐड हुई थी? 2007 में जो थी अफगानिस्तान सार्क से जुड़ी थी। ओके, विश्व की अगर हम कुल आबादी की बात करें तो लगभग इस 21% लोग जो हैं उसके कहाँ पर रहते हैं? सार्क में रहते हैं, सार्क देशों में। ठीक है, सार्क देशों में फिर कौन आ जाते हैं? भारत के आसपास कौन लगता है? श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, इस तरीके से जो है नेपाल, भूटान, ये सारी जो हैं सार्क कंट्रीज़ जो हैं हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 21% जनसंख्या जो है रहती है देश की, अगर मैं बात करूँ तो। ठीक है, तो कंट्रीज़ आप याद रखिएगा, मैं एक बार बता देती हूँ। भारत के आसपास जो भी लगता है, देखिए इंडिया के आसपास कौन आता है? इंडिया के पड़ोसी देशों में सबसे पहला नाम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये 3 हो गए। ठीक है, उसके बाद नेपाल, भूटान, ठीक है, श्रीलंका, 6 हो गए। एक मिनट, 7 होगी। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और इंडिया, ये होगी 7। इसके अलावा अब एक जो बची है, जो एम नाम से बहुत कंफ्यूज करती है, वो है मालदीव। ठीक है, मालदीव, और ऑप्शन में वो आपको मालदीव, मलेशिया, म्यांमार, ये 3 नाम हमेशा देते हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी 7 तो हम फिर भी याद रख लेते हैं। चाइना जो है इसमें नहीं होगा, ये भी याद रखना है। मालदीव जो है इसकी 8th कंट्री हो जाएगी। और जो सबसे लास्ट में जुड़ी थी वो बताई थी मैंने आपको, अफगानिस्तान थी, जिसने ज्वाइन किया था सार्क अप्रैल 2007 में। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? नूंह, फरीदाबाद, गुरुग्राम या यमुनानगर। तो कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? ये है यमुनानगर में। तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, 11,570 एकड़ में जो है कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य है। और इसमें जो है कौन से जो है पौधे शामिल है जो पाए जाते हैं? सील, खैर, शीशम, सेन, आंवला, ये सारे जो है पेड़ पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, ओके, तो बस ये पॉइंट इसमें याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट मोनोसेक्राइड है? इनमें से जो मोनोसेक्राइड है वो बताना है। अमाइलेज, स्टार्च, सुक्रोज या ग्लूकोज। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लूकोज, जो है टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड है ग्लूकोज। डी ऑप्शन ग्लूकोज सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस पर मराठा शासक महादजी सिंधिया ने शासन किया है? झांसी, ग्वालियर, मुंबई या हिसार। तो महादजी सिंधिया ने शासन किया था किस पर? ग्वालियर पर। तो बी ऑप्शन ग्वालियर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एल पता आपको, एल्यूमिनियम हो जाएगा। SI है, P एंड S, बिलोंग्स टू, मतलब कौन सी पीरियोडिक टेबल में किस उससे बिलोंग करते हैं ये। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कहाँ पर बिलोंग करते हैं ये? देखिए ये हो जाएंगे 3rd पीरियड में, नहीं 3rd में नहीं, ये होंगे 2nd में, हाँ 2nd पीरियड में। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें ये 2nd में होते हैं, 2nd पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो इसके लिए आप पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं प्रॉपर, उसमें आपको पता चल जाएगा 1st में क्या है, 2nd में क्या है, 3rd में क्या है। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका, वेट एक मिनट, ओके एक मिनट, 2nd में 3rd में ही होते हैं। थर्ड पीरियड में जो है सही हो जाएगा, क्योंकि 1st में क्या आती है? 1st में हाइड्रोजन और हीलियम ये आते हैं। 2nd में फिर आ जाएंगे Li, Be, Bc, बोरोन वगैरह। ठीक है, फॉस्फोरस, नियोन, ये आ जाएंगे, ये होते हैं 2nd में। 3rd में फिर वही होते हैं हमारे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये सारे 3rd में आते हैं। तो 3rd में हो जाएंगे 3rd आवर्त श्रेणी में। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखिए, विच टेक्निक हैज़ ए वैल्यूएबल टूल इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्कर क्रोमोसोम। मार्कर क्रोमोसोम को पहचानने के लिए कौन सी तकनीक यूज़ की जाती है? तो फिश टेक्निक, FISH। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, ध्यान दे, इनमें से सत्य बताना है। सुखना झील शिवालिक पर्वत के तलहटी पर है, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। सुखना झील शिवालिक पर्वत की तलहटी पर है। AP शर्मा इसके मुख्य अभियंता थे। यह कृत्रिम झील 1958 में बनाई गई थी, तो कृत्रिम झील 1958 में बनाई गई थी, ये भी पॉइंट सही है। चीफ इंजीनियरिंग AP शर्मा थे, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये गलत है। A1 और 3 जो है यहाँ पे सही है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि सुखना लेक जो थी ये किसने क्रिएट की थी? चीफ इंजीनियरिंग कौन थे? PL वर्मा थे, ना कि शर्मा। तो PL वर्मा जो है आएगा, इसलिए AP शर्मा गलत है यहाँ पे। तो 1 और 3 यहाँ पे सही है। चलिए नेक्स्ट है, प्लगिंग डेप्थ टू डीप रूटेड क्रॉप्स इज। गहरी जड़ वाली फसलों के लिए जुताई की गहराई बतानी है, कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 15 से 30 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, एक व्यक्ति के पास 6 थैले और 5 बक्से हैं। देखिए 6 क्या हैं? बैग्स हैं, और 5 बॉक्स हैं। वह कितने तरीकों से एक थैला और एक बक्सा चुन सकता है? ठीक है, अब बताना वो कितने तरीकों से चुन सकता है। वही कॉम्बिनेशन परमुटेशन वाला बनेगा इसमें भी। देखिए अब इसने कहा 6 थैले हैं और 5 बक्से हैं, और उनमें से हमें एक एक सिलेक्ट करना है, एक बैग और एक बॉक्स। तो ये हमारी अलग अलग हैं दोनों, कि 6 थैले हैं उसमें से हमें कितने 6 बैग हैं तो हमें एक बैग चुनना है। 5 बॉक्स हैं तो हमें एक बॉक्स चुनना है। ठीक है, तो कितने व्यक्ति के पास जो है वो कितने तरीकों से एक बक्सा और एक थैला चुन सकता है वो पूछा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 और 1 को अगर मैं सोल्व करूँ तो 6 फैक्टोरियल और 6 - 1 5 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल और 5 - 1 4 फैक्टोरियल। इसको ओपन करेंगे तो ये सिर्फ 6 बच जाएगा। 5 फैक्टोरियल से वो वैसे भी कट हो जाएगा, और 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल से कट हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 × 5 जो है यहाँ पे बचेगा, तो 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि मतलब हाउ मैनी वेज पूछा था, तो 30 तरीकों से एक थैले और एक बक्से को वो चुन सकता है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन बताना था। हो सकता है कि एक बार उसने पहला थैला लिया तो बैग्स फर्स्ट हो, फिर वही पहला थैला हो और दूसरा बैग हो, पहला थैला तीसरा बॉक्स हो, पहला थैला हो और चौथा बैग हो, पहला थैला हो पांचवा बैग हो। इस तरीके से जो है बन जाएगा। इस तरीके से भी आप काउंट करेंगे तो भी आपको 30 ही जो है ये बनेगा, क्योंकि 5-5 केस ये आपको बनेंगे हर उसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे 30 केस जो है आपके आएंगे। 30 राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 है, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग टेक्निक इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड फील्ड्स। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सुदूर संवेदन तकनीकों के अनुप्रयोग क्या है? बंजर भूमि का पता लगाने के लिए यूज़ करते हैं, मिट्टी का पता लगाने के लिए भी यूज़ करते हैं, फसल वृद्धि की निगरानी के लिए भी। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि क्यों जो है टेक्निक का यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर और अलाइड फील्ड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में चिश्ती जो सिलसिला है ये हरियाणा में किसने शुरू किया? मोहम्मद बख्तियार काकी, बाबा फरीद, बू अली शाह या सरफुद्दीन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बाबा फरीद ने जो था हरियाणा में चिश्ती सिलसिला स्थापित किया था, बाबा फरीद। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, which production involve the conversion of rice starch into monosaccharide which are then fermented into ethanol। किस उत्पादन में चावल के स्टार्च का मोनोसेक्राइड में रूपांतरण शामिल होता है जो बाद में इथेनॉल में किण्वित हो जाता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? शेक। तो फर्स्ट ऑप्शन शेक जो है यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला, ऑल इंडिया रेडियो एट डैश इज द ओल्डेस्ट रेडियो स्टेशन ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन पूछा है, कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा रोहतक का ऑल इंडिया रेडियो हरियाणा का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है मेंडल पिक्ड विच प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कई बार। मेंडल ने जो था किस पौधे को चुना था अपनी एक्सपेरिमेंट के लिए, तो उन्होंने मटर का जो पौधा होता है, पी प्लांट जो होता है, उसको चुना था। तो फर्स्ट ऑप्शन मटर का पौधा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों को औजारों का उपयोग करके बनाए जाते थे और वे अपने समय के सबसे तेज गणना करने वाले उपकरण थे। तो पहली पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे? वैक्यूम, ट्रांजिस्टर, आईसी या माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हुई फोर्थ जनरेशन में, इंटीग्रेटेड सर्किट आई थर्ड जनरेशन में, ट्रांजिस्टर आए सेकेंड जनरेशन में। तो यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब जो थे यूज़ किए जाते थे, थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब जो थे यूज़ किए जाते थे। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन वैक्यूम ट्यूब सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मिनिमम टिलेज? न्यूनतम जुताई का चरम रूप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 0 टिलेज, शून्य जुताई। फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट डायलैक्ट स्पोकन बाय द पीपल ऑफ हरियाणा? कौन सी हरियाणा के लोगों द्वारा बोली जाने वाली एक महत्वपूर्ण बोली नहीं है? जो नहीं है वो बतानी है। अब देखिए, बांगड़ू बागड़ी ये तो बोली जाती है, पंचड़ी भी है, गच्ची बोली जो है नहीं होगा, तो डी ऑप्शन गच्ची बोली हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जो हरियाणा के लोगों द्वारा जो बोली जाने वाली महत्वपूर्ण बोली नहीं है, कौन सी? गच्ची बोली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 है, विच वन इज द कॉम्पोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन? कोशिका झिल्ली का घटक इनमें से कौन सा होता है? विटामिन, लिपिड या स्टेरॉइड? तो कोशिका झिल्ली का घटक होता है लिपिड, बी ऑप्शन लिपिड जो है करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखिए 60 है, एल्कालीन KMnO4 ऑक्सीडाइज्ड प्राइमरी अल्कोहल 2। क्षारीय जो KMnO4 है वो अल्कोहल को किस रूप में उपचयित करता है? एस्टर, एसिड, एल्डिहाइड या कीटोन्स? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे किसकी फॉर्म में? अम्ल की फॉर्म में, एसिड में जो है ये उपचयित करता है, एसिड में। ठीक है, चलिए हरियाणा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इज सिचुएटेड एट? ये भी हमने इससे पहले वाले मॉक टेस्ट में हम कर चुके हैं ये क्वेश्चन, पेपर आई थिंक मॉक टेस्ट 2 में हमने ये किया था, 3 में। ठीक है, हरियाणा राज्य में फिल्म और टेलीविजन संस्थान पूछा गया था उसमें भी कि कहाँ पर है ये, तो राइट आंसर हो जाएगा रोहतक में है। ठीक है, सबसे पहला रेडियो स्टेशन भी कहाँ पर? रोहतक में। तो और राज्य फिल्म और टेलीविजन संस्थान भी कहाँ पर हो जाएगा? रोहतक में। ओके, चलिए अगला देखिए, डोकलाम चीन और किस देश के बीच का विवादित क्षेत्र है? म्यांमार, भूटान या बांग्लादेश? तो डोकलाम चीन और भूटान के बीच का विवादित क्षेत्र है, तो बी ऑप्शन भूटान करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, किस प्रक्रिया के तहत छाल में तंतु ढीले हो जाते हैं और लकड़ी का डंठल से अलग हो जाते हैं? ओके, ये सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, उनके स्पेसिफिक सब्जेक्ट सीड ऑफिस का आई थिंक ये पेपर था, कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड था वैसे। ओके, मे बी उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन इसमें दिए गए, क्योंकि आपने देखा कि एग्रीकल्चर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा किस प्रक्रिया पूछा है इसने, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगी रेटिंग, सी ऑप्शन। ठीक है, इसमें तंतु ढीले हो जाते हैं और लकड़ी का डंठल से अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? हरियाणा पंचायती राज अधिनियम पढ़ चुके हैं, ये भी हम पहले मॉक टेस्ट में 1994 1994 में जो था हरियाणा पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, मिट्टी के 4 प्रमुख घटक कौन से होते हैं? 4 मेजर कंपोनेंट ऑफ सॉयल? तो खनिज पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जल और वायु। तो फर्स्ट ऑप्शन खनिज पदार्थ, मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर और एयर, ये होते हैं 4 महत्वपूर्ण घटक। हरियाणा के यमुनानगर को और क्या कहा जाता है? तांबे का शहर, कपड़ा, कागज या इस्पात? तो हरियाणा के यमुनानगर को कागज का शहर कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, पेपर सिटी। और किस नाम से जानते हैं यमुनानगर को पेपर सिटी के अलावा? ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा। ठीक है, ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी क्या हो जाएगा? यमुनानगर हो जाएगा। आगे फिर इसमें जैसे दिया गया है इस्पात का शहर और तांबे का शहर और कपड़े का शहर। तो कपड़े का शहर किसको कहा जाता है? टेक्सटाइल सिटी पूछा है यहाँ पे। तो कपड़ा टेक्सटाइल सिटी तो पानीपत को बोला जाता है।
ठीक है। फिर बाकी यहाँ पे स्टील और कॉपर सिटी दिया गया है। तो स्टील सिटी और इस्पात स्टील सिटी, ओके, इस्पात का शहर, ओके, हाँ, स्टील सिटी कौन सी हो जाएगी? हिसार हो जाएगी, ठीक है। पीतल नगरी किसको कहते हैं? रेवाड़ी को बोला जाता है, तो ये हो जाएगा, ओके। चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट है 5 पर्सन है जिनका वेट कंपेयर किया गया है, ओके। 5 व्यक्ति ABCD की तुलना उनके वजन और लंबाई से की जाती है। दूसरा सबसे भारी है, ओके, दूसरा वाला, दूसरा सबसे भारी व्यक्ति D सबसे छोटा है। द सेकेंड हैवीएस्ट पर्सन D इज़ द शॉर्टेस्ट, ओके। सबसे, अगर मैं शॉर्ट में बात करूँ और हैवीएस्ट में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से अगर हम लिखें तो यहाँ पे क्या कहा? दूसरा सबसे भारी व्यक्ति D सबसे छोटा है। सबसे छोटा अगर हम हाइट में लगाएं तो ये हो जाएगा D, और यहाँ पर D दूसरे नंबर पर आ जाएगा शॉर्ट में, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे वजन, एक मिनट, सॉरी। देखिए कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे हम रख लेते हैं एक वेट सेकेंड, एक वेट रख लेते हैं और एक लेंथ का रख लेते हैं, मतलब जो भी हाइट है, और 1 2 3 4 5 इस तरीके से करेंगे डिनोट। देखिए क्या कह रहा है, जो दूसरा सबसे भारी व्यक्ति है D, वो सबसे छोटा है, यानी कि D की जो लेंथ है वो सबसे छोटी है, तो D को हमने यहाँ रखा और ये दूसरे नंबर पर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। फिर कहा A दूसरा सबसे लंबा है, लंबाई यानी कि लेंथ, यहाँ पे लंबे की बात यहाँ पे हो रही है। A दूसरा सबसे लंबा है तो A की पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी, और E से ये छोटा है, E से छोटा है तो E फर्स्ट पोजीशन पे हो जाएगा। सबसे जो भारी व्यक्ति है, तीसरा जो सबसे भारी व्यक्ति यानी कि जो W पे आएगा वही तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति है, तो वो यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो इसको भी छोड़ देते हैं। B जो कि क्रमशः E और A से हल्का है, यानी कि B सबसे हल्का, ओके। अब ये यहाँ पे बचा है, इस वाली लाइन को भी छोड़ देते हैं। B से छोटा केवल एक व्यक्ति है, B से छोटा केवल एक व्यक्ति, यानी कि फोर्थ पोजिशन पे B आ जाएगा, इससे छोटा एक D हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? बॉक्स में C आ जाएगा, तो यहाँ पर भी C हो जाएगा। अब इसने कहा था कि B जो है केवल B जो कि क्रमशः E और A से हल्का है, तो E और A यहाँ पे और B यहाँ पे। अब इसने पूछा A का क्या स्थान हो जाएगा? लंबाई और वजन। लंबाई में देखेंगे हम सबसे पहले लेंथ में A का स्थान आ रहा है दूसरा, और वजन में कौन सा आ रहा है? वजन में आ रहा है चौथा, तो दूसरा और चौथा इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरीके से क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है। इसमें पूछा गया किस प्रकार की जुताई में फसल की कटाई के बाद या बंजर भूमि से पहले मिट्टी की कटाई की जाती है, फिर मिट्टी को पलट दिया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्राइमरी टिलेज में, प्राथमिक जुताई में, डी ऑप्शन, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है, लाहौर कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन कब आयोजित किया गया? आई थिंक ये हम 4th मॉक टेस्ट कर रहे हैं और चौथी बार ये क्वेश्चन आ चुका है लाहौर कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन का। तो इससे रिलेटेड मैंने आपको सारे फैक्ट्स बताए थे। 1929 में हुआ था ये। पूर्ण स्वराज की मांग की गई। जवाहरलाल नेहरू जो थे उस वक्त अध्यक्षता इसकी कर रहे थे, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो 69 का सी ऑप्शन रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद गजनी ने हरियाणा के थानेसर पर कब आक्रमण किया था? 1900, 1090 या नन ऑफ दीज। गजनी ने पूछा हरियाणा के थानेसर पर कब आक्रमण किया था, तो इनमें से कभी भी नहीं किया था। नन ऑफ दीज यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कब किया था? 1014 में किया था। 1014 ईस्वी में जो था मोहम्मद गजनी ने हरियाणा के थानेसर पर आक्रमण किया था, ठीक है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर एक पदार्थ आग पकड़ लेता है, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंसेस कैच फायर इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाता है प्रज्वलन ताप, ठीक है। ना तो पहचान ताप कहलाएगा, ना औसत, ना निष्कासन, क्या? प्रज्वलन, क्योंकि जलने से बात हो रही है ना, तो प्रज्वलन ताप, इग्निशन टेम्परेचर उसको बोला जाएगा, ठीक है। चलिए इरिगेशन रिक्वायरमेंट, ओके, ये उससे रिलेटेड है, बट देख लेते हैं। सिंचाई आवश्यकता, इसमें ER का मतलब पूछा है कि ER का मतलब क्या होता है, तो ER हो जाएगा यहाँ पे अफेक्टिव रेनफॉल, ठीक है। ये वाटर रिक्वायरमेंट और ये इरिगेशन, तो ये तो ज़रूरत भी नहीं आपको पढ़ने की इतना। चलिए नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का कौन सा जिला लोहे की नलियों का सबसे बड़ा उत्पादक है? 73 क्वेश्चन क्या हो जाएगा? लोहे की नलियों का सबसे बड़ा उत्पादक है हिसार, ठीक है।
हिसार जिसे मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी और इस्पात की नगरी के नाम से जाना जाता है, हिसार वो जो है लोहे की नलियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक, चलिए, किस भूस्थिर उपग्रह को 10 अप्रैल 2003 को प्रक्षेपित किया गया था? विच जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वॉज लॉन्च्ड ऑन 10 अप्रैल 2003? तो राइट आंसर हो जाएगा इनसेट 3A को जो था 10 अप्रैल 2003 को प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, चलिए, यहाँ पे वैसे भी आप याद रख सकते हैं ना, 2003 की बात हो रही, 2003 की, तो 3 हो जाएगा। अप्रैल में किया गया था तो ए याद रखिए 3A, इनसेट 3A। 3B नहीं होगा क्योंकि अप्रैल में हुआ था, तो बी तो वैसे नहीं होगा। इनसेट 8 भी नहीं क्योंकि ये 2003 में हुआ था, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इसको, इनसेट 3A करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, इन 1815 द वियना कांग्रेस वाज होस्टेड बाय, 1815 में वियना कांग्रेस की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ड्यूक मेटरनिच के द्वारा की गई थी, तो सी ऑप्शन ड्यूक मेटरनिच सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से किसे धारा के सापेक्ष ऊर्ध्वाधर बल्क हेड में गोलाकार या आयताकार मुख में रखा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्कुलर और रेक्टेंगुलर ओपनिंग्स इन वर्टिकल बल्क हेड प्लेसेस अक्रॉस द स्ट्रीम? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ओरिफाइज, फर्स्ट ऑप्शन ओरिफाइज जो है सही होगा। ठीक है, ये भी उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड है क्वेश्चन। अगला देखिए, एशियन रीजनल फोरम ARF की स्थापना जो थी वो कब हुई थी, किसके लिए हुई थी? ये पूछा है कि स्थापना किस चीज़ के लिए की गई थी ARF की, आसियान क्षेत्रीय मंच की। तो क्यों की गई थी? सुरक्षा और विदेशी नीति के समन्वयन के लिए, यानी कि कोऑर्डिनेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ शुगर इन इंडिया एंड होल्ड्स ए प्रोमिनेंट पोजीशन एज ए कैश क्रॉप? भारत में चीनी का मुख्य स्रोत क्या है जो नकदी फसल के रूप में प्रमुख स्थान रखता है? तो चीनी का प्रमुख स्रोत भारत में क्या है? गन्ना है। ठीक है, भारत में गन्ना जो है ज़्यादा होता है, नकदी फसल के रूप में प्रमुख स्थान रखता है, तो गन्ना हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इसरो भारत का जियो प्लेटफॉर्म है? अरिहंत, भुवन, त्रिशूल या उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कौन सा है? भुवन है, बी ऑप्शन भुवन, जियो का। ठीक है, ओके, डैश प्रोग्राम असिस्ट इन रनिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड आर डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब कौन से एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाने में सहायता करता है और ये कंप्यूटर सिस्टम के संचालन को नियंत्रित करता है? तो किस तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं जो एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी चलाने में सहायता करते हैं? वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन सिस्टम सॉफ्टवेयर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वह कौन सा एंजाइम है जो कोशिका चक्र की घटनाओं को सिंक्रोनाइज करने में मदद करता है? व्हाट इज द एंजाइम दैट हेल्प टू सिंक्रोनाइज द सेल साइकिल इवेंट्स? प्रोटीन काइनेज, लाइपेज, लैक्टेज या माल्टेज? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रोटीन किनेसिस। ये जो है कोशिका चक्र की घटनाओं को सिंक्रोनाइज करता है। 2011 जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या है? तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या जो थी वो सबसे अधिक थी, तो फर्स्ट ऑप्शन उत्तर प्रदेश रहेगा। और अभी भी अगर होगी तो उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल क्वेश्चन। द एग्जामिनेशन इज ओवर, डज इट, इजंट, इज इट या नन ऑफ दिस? द एग्जामिनेशन इज ओवर, क्या आएगा यहाँ पे? ऑब्वियस है, डज इट तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इज ऑलरेडी आया ना, तो द एग्जामिनेशन इज ओवर, इजंट इट हो जाएगा, बी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन टैग है ना, क्योंकि इज आया है, इसका क्या हो जाएगा? नेगेटिव फॉर्म हमें जो है क्वेश्चन टैग में बनानी होती है, तो इजंट इट हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिफाई द टाइप काइंड ऑफ सेंटेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो। सी इज ए गुड एथलीट, इंपैरेटिव, इंटरोगेटिव, असर्टिव या एक्सक्लेमेटरी? शी इज ए गुड एथलीट, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसमें? इंपैरेटिव नहीं होगा, इंटरोगेटिव क्वेश्चन तो है ही नहीं। ठीक है, इंपैरेटिव जब इच्छा वगैरह होती है, हम किसी को आज्ञा देते हैं, वो इंपैरेटिव में जाते हैं, तो ना इंपैरेटिव है, ना इंटरोगेटिव है, ना एक्सक्लेमेटरी है। ठीक है, क्या बचा? असर्टिव, असर्टिव जो है ये हो जाएगा, शी इज़ ए गुड एथलीट, असर्टिव सेंटेंस। ओके, चलिए फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो द सेंटेंस। क्या हो जाएगा यहाँ पे? आई हैव बीन इल डैश लास्ट संडे, लास्ट संडे आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या? सिंस
आई हैव बीन इल सिंस लास्ट संडे, तो सिंस हो जाएगा। इसके अलावा जो एक और ये मैं बता देती हूँ कि असर्टिव सेंटेंस क्या होती है। इम्पेरेटिव मैंने आपको बताया इच्छा या वाक्य मतलब इच्छा जाहिर करती हैं या आज्ञा देते हैं वो होते हैं। इंटरोगेटिव जहाँ पे हम क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं वो हो जाएंगे। और एक एक्सक्लामेटरी है जहाँ पे हैरानी होती है। और असर्टिव क्या होते हैं, वे वाक्य जिनसे मतलब जिससे सूचना मिलती है हमें, ठीक है, किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो असर्टिव हो जाती है। जैसे राम रीड ए बुक, राम किताब पढ़ता है। शी इज़ ए गुड एथलीट, वो क्या एक अच्छी एथलीट है। तो जहाँ से हमें जानकारी मिले, सूचना मिले, वो हमारे असर्टिव होते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए असर्टिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें देखिए, चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड, प्रोसेशन, प्रोफेशन, पोजेशन, ओकेजन। ओकेजन सही है। यहाँ पे देखिए नहीं, ओकेजन सही नहीं लिखा है, यहाँ पे मिसस्पेल्ड बताना है इसमें, ठीक है। ओकेजन सही नहीं है, बाकी जो है सही है, क्योंकि ओकेजन में कभी भी डबल एस नहीं आता है, सिंगल एस आता है। ओकेजन SION होता है। पोजेशन में डबल एस होता है, प्रोफेशन में भी होता है और प्रोसेशन में भी होता है। तो ओकेजन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो कि मिसस्पेल्ड वर्ड है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 है, से के द्वारा के साथ कारक विभक्तियां हैं, कर्ता, करण या कर्म। तो कर्ता ने कर्म को करण से इस करण का कहाँ यूज़ करते हैं, के साथ में, के द्वारा। ओके, तो के साथ, के द्वारा, ये करण की विभक्तियां हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 87 का। जिस क्रिया में किसी कार्य को करने की इच्छा प्रकट हो उसे क्या बोलेंगे। इच्छा प्रकट होगी तो क्या हो जाएगा, इच्छा बोधक हो जाएगा, ठीक है। पूर्णकालिक क्रियाओं में कर्ता के साथ किसका प्रयोग नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, पूर्णकालिक क्रियाओं में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। क्योंकि वैसे अगर हम देखें तो हम कर्ता ने बोलते हैं ना, तो लेकिन पूर्णकालिक क्रियाओं में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है, ये याद रखिएगा। आगे है संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव किसे कहते हैं। ओके, क्या पूछा इसने, संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो राइट आंसर हो जाएगा, दो पदों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले जो अव्यय होते हैं उसको संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है, ठीक है। दो पद, वाक्यांश और वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय, ठीक है। चलिए जी आगे आते हैं क्वेश्चन IPC के। भारतीय दंड संहिता में प्रयुक्त शब्द आजीवन निर्वासन से क्या अभिप्राय है। क्या हो जाएगा आजीवन निर्वासन। आजीवन निर्वासन का मतलब क्या होता है, आजीवन कारावास। सी ऑप्शन आजीवन कारावास जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा दंड का प्रकार नहीं है। देखिए आजीवन कारावास बिल्कुल सजा होती है IPC के अंदर, मृत्यु दंड भी जो है दिया जाता है और साधारण कारावास भी। लेकिन अभी IPC के तहत काला पानी की कोई सज़ा नहीं है, यानी कि देश निकाले की कोई सज़ा नहीं है। तो 2 का जो है सेकंड हो जाएगा, देश निकाला, ये कोई दंड का प्रकार नहीं है अभी, ठीक है। चलिए आज और हमने पढ़ा है ना दंड, अगर हम IPC में देखें तो 5 तरीके के दंड है, अलग अलग मैंने आपको कराए हुए हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। 5 तरीके के आपको मिल जाएंगे कौन कौन से होते हैं। आजीवन भी होता है, मृत्युदंड भी होता है, साधारण कारावास भी होता है। आजीवन कारावास के दंड आदेश को सरकार कितने वर्षों के कारावास में लघुकृत कर सकेगी। मतलब आजीवन जो कारावास है उसको कितने उसमें जो है लघुकृत कर सकती है, कम कर सकती है। तो ये हो जाएंगी 14 वर्ष में, ठीक है। 14 वर्ष यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। दंड के प्रमुख सिद्धांतों को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मान्यता दी है। वचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, जैकब जॉर्ज बनाम केरल राज्य, विनायक बनाम महाराष्ट्र राज्य, सुरेंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। तो दंड के प्रमुख सिद्धांतों को सुप्रीम कोर्ट ने किस उसमें मान्यता दी है। राइट आंसर हो जाएगा जैकब जॉर्ज बनाम केरल राज्य के मामले में, बी ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। आजीवन कारावास का अर्थ मतलब क्या है। 20 वर्ष की सजा, 24, 14 या संपूर्ण। आजीवन कारावास का मतलब क्या है, संपूर्ण, जितना भी उसका जीवन बचा है वो कारावास में, संपूर्ण अवशेष जीवन। डी ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। दंडावधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को कितने वर्ष के कारावास के तुल्य माना जाता है। 14 वर्ष, 12, 20 या 7। तो माना जाता है इसको 20 वर्ष के कारावास की तुल्य, ठीक है। चलिए आजीवन कारावास की अवधि कितनी होती है। 12 वर्ष, 14 वर्ष, 20 वर्ष, मृत्यु तक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आजीवन कारावास की अवधि मानी जाती है मृत्यु तक, ठीक है। मतलब जितना भी जीवन उसका है वो सारा का सारा कारावास के अंदर। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आजीवन कारावास का अर्थ है।
तो ये हो जाएगा गोपाल विनायक गोडसे बनाम महाराष्ट्र राज्य के। ठीक है। वचन सिंह बनाम पंजाब राज्य का संबंध किससे है? तो ये अभी हमने ऊपर पढ़ा था मृत्युदंड से, कि ये वचन सिंह बनाम पंजाब राज्य बन रहा था तो भारत में मृत्युदंड से है ये। लास्ट क्वेश्चन देखिए, मृत्युदंड को उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में असंवैधानिक घोषित किया गया था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इसमें क्या किया गया था, मृत्युदंड को क्या कर दिया गया था, असंवैधानिक घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये थे 100 क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू।